फ्रेंड्स, मैं ज्योति मिश्रा आज फिर से हिंदी क्लासेस में और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पर जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में क्रिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अविकारी या अव्यय शब्दों के बारे में। क्या होते हैं अविकारी या अव्यय? तो मैं बताना चाहती हूँ आपको कि जो भी हमने पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में पढ़ा वो हमारे क्या थे? विकारी शब्द थे। विकारी थे। क्यों होते हैं वो विकारी? क्योंकि क्या होता है कि वाक्य में जब हम संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का प्रयोग करते हैं या क्रिया का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारे वाक्यों में भी क्या होता है कि बदलाव आता है। कर्ता के आधार पर बदलाव आता है। जैसे कर्ता जो संज्ञा में आते हैं तो अगर हम कर्ता के हिसाब से अगर वाक्य चाहेंगे तो उसके हिसाब से ही लिंग बदलता है, वचन बदलते हैं, कारक बदलते हैं, ठीक है। सर्वनाम की बात आए तो सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग होते हैं तो उसके स्थान पर सर्वनाम शब्द का भी यदि हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसके आधार पर भी लिंग, कारक हमारे बदलते रहते हैं, वचन बदलते हैं। यदि हम उसी स्थान पर विशेषण का प्रयोग करते हैं तो उस स्थान पर भी हमारा क्या होता है कि हमारे लिंग, कारक, वचन बदलते हैं। क्रिया के आधार पर भी हमारे ऐसे ही वाक्य में परिवर्तन आते हैं, ठीक है। जब वाक्य में परिवर्तन या बदलाव संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के द्वारा आते हैं तो वो हमारे विकारी शब्द थे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अविकारी और अवयव के बारे में। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, अविकारी यानी कि जिसका प्रयोग करने पर, जिन शब्दों का प्रयोग करने पर आपके वाक्य में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता, वो हमारे अविकारी या अव्यय शब्दों में आ जाते हैं। जैसे कि इस तरीके से हम समझ लेते हैं कि वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, यानी कि जब आप इनका प्रयोग करेंगे, आप किसी वाक्य में इन अविकारी या अव्यय शब्दों को लेंगे तो इसमें ना तो आपका रूप परिवर्तन होगा, ना ही लिंग परिवर्तन होगा, ना ही वचन परिवर्तन होगा, ना ही कारक या कोई काल का परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये ज्यों के त्यों हमारे वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि जैसे अव्यय के बारे में ही बात कर रहे हैं तो अव्यय के हमारे अव्यय के 4 भेद होते हैं, ठीक है। अव्यय के 4 भेद होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ठीक है। पहला हमारा क्रिया विशेषण है। दूसरा है हमारा संबंध बोधक। तीसरा भेद है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक है। और चौथा भेद है हमारा विस्मय व्याधि बोधक, ठीक है। तो विस्मय आदि विस्मय व्याधि बोधक कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारे अव्यय के आधार पर 4 भेद हो जाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण पहला, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय व्याधि बोधक। तो ये उस तरह के शब्द होते हैं, उस तरह के शब्द हमारे वाक्य में आते हैं जो जिससे कोई भी बदलाव वाक्य में नहीं आता। जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए कि जैसे रीमा धीरे धीरे खाती है, बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है, तो क्या धीरे धीरे की वजह से आपके किसी लिंग, वचन, कार्य, काल में कोई परिवर्तन आया वाक्य में? नहीं। खाती है, पीती है,
सब वैसे ज्यों का त्यों ही प्रयोग हो रहा है। तो ये जो हमारा है धीरे धीरे, ठीक है, तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द क्या है, किसी भी तरह का कोई परिवर्तन लेकर नहीं आएंगे वाक्य में, ठीक है। तो अब जैसा कि ये तो क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हम समझ लें, ज़रा पहले की चीज़ें से उठा के हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, विशेषण पहले हमने पढ़ा था। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, कुछ चीज़ें क्लियर रहें, आपको कंफ्यूजन ना हो आपको। विशेषण, प्रविशेषण, ठीक है। एक हमारा विशेषण था, एक हमारा प्रविशेषण था, एक सार्वनामिक विशेषण था, सार्वनामिक विशेषण था हमारा, और एक हमारा क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो ये विशेषण जो शब्द हैं, ये चारों एक ही तरह से सुनते हैं आप, एक इनका उच्चारण एक ही प्रकार का है। तो ये सारे विशेषण लेकिन अलग अलग होते हैं। इसमें आप कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं आपका इसमें डाउट क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है। विशेषण क्या होता है कि जो सर्वनाम या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो भी संज्ञा शब्द आगे उसके बाद कोई विशेषण आगे, जैसे काली, कोयल, काला आदमी, मोटा, पतला, इस तरीके के जब चीज़ें आती हैं तो वो हमारा विशेषण में गिना जाता है, ठीक है। तो और प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण में क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, यानी कि विशेषण से भी पहले आते हैं। बहुत तेज, बहुत मोटी, बहुत पतली, हैं, कम चाय, तो इस तरीके हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताई, यानी कि विशेषण के पहले ही आते हैं, प्रविशेषण हो जाते हैं हमारे। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा के तुरंत पहले आते हैं। जैसे यह कलम मेरी है, यह पेन मेरा है, यानी कि संज्ञा के पहले जो शब्द पहले ही प्रयोग हो जाए वो हमारे सार्वनामिक विशेषण में आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लेते हैं क्रिया विशेषण को। अभी आपके पहले के डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आप सारे विशेषण में क्लियर ना हो जाए, इस वजह से मैंने क्लियर कर दिया आपको, कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। क्रिया विशेषण की बात करेंगे, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया विशेषण में वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता का बोध कराएं, यानी कि जब किसी वाक्य में कोई क्रिया हो रही है और उसकी भी विशेषता बताई जा रही है तो वहां पर आ जाता है आपका क्रिया विशेषण। जैसे कि जैसे उदाहरण से समझते हैं हम, कोयल जोर जोर से गाती है। कोयल जोर जोर से गाती है, तो जोर जोर से क्या हो गया हमारा, गाती है क्या है, हमारा क्रिया है, ठीक है। और जोर जोर से क्या हो जाता है हमारा, विशेषता, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये हमारी विशेषता, ये क्रिया की भी विशेषता बता रहा है जोर जोर से, ठीक है। अब एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे मोहन तेज दौड़ता है। दौड़ता है हमारी क्रिया हो रही है, यहाँ पर ये हमारी क्रिया हो गई है। और तेज क्या हो गया हमारा, क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया की विशेषता बता रहा है ये वाला शब्द, तेज दौड़ता है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। अब जैसे आप ले लीजिए कि कोमल अभी अभी गई है, अभी अभी यानी अब वक्त बता रहा है, गई है कार्य हो रहा है, और अभी अभी क्या हो गया, विशेषता बता रहा है। तो अभी अभी गई है यानी कि ये हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह छत पर बैठी है, कहाँ बैठी है, छत पर बैठी है, ठीक है। तो बैठी है तो क्रिया है, लेकिन छत पर बैठी है कोई स्थान की जगह बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण आपको क्लियर हो गया होगा, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं, जैसे फर्स्ट, कालवाचक, क्रिया
विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, पहला हमारा है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, दूसरा हमारा है स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है हमारा परिमाणवाचक, क्रिया विशेषण। और चौथा है हमारा रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण आ जाता है हमारा। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण के हमारे 4 भेद हैं। तो हम शुरू करते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण से। ठीक है, इसके भेद, क्रिया विशेषण के भेद भी बहुत ज़्यादा इजी हैं, आपको समझने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी, बस ध्यान देने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। ठीक है, बारीकी से ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कालवाचक विशेषण है। काल यानी समय, वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता काल के द्वारा बताते हैं। यानी कि कोई क्रिया हो रही है और उसमें आपके काल का वर्णन हो जाए, काल के बारे में कोई बात हो जाए, यानी समय के बारे में कोई बात हो रही होती है जब किसी वाक्य में, किसी क्रिया में, तो वहां पर क्या हो जाता है, हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। जैसे कि रीना अभी अभी गई है, रीना अभी अभी गई है, तो हमारा अभी अभी क्या है, वक्त बता रहा है, काल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। गई है क्या है, कार्य हो रहा है। तो जब भी कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बात करेंगे तो हमेशा क्रिया के साथ ही प्रयोग होंगे ये शब्द। ठीक है, तो क्रिया के साथ जब प्रयोग होंगे ये शब्द तभी आप कालवाचक क्रिया विशेषण लगाएंगे। ये ना कि आप किसी और संज्ञा या सर्वनाम या किसी और चीज़ की बात हो रही है वहाँ पर आप ये कर दें, लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे जब क्रिया के ही साथ है तभी आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद जैसे राकेश सुबह सुबह टहलने जाता है, तो सुबह सुबह क्या होता है, वो भी हमारा काल है, वक्त की बात हो रही है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, वो भी हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण में आ जाता है। जैसे मोहन प्रातः काल सोकर उठता है, प्रातः काल यानी समय की बात हो रही है, काल की बात हो रही है, वक्त की बात हो रही है, तो ये भी हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण में आ जाते हैं। अब जैसे कि क्या है कि अब जैसे ये आ जाए कि अभी आ जाए, अभी क्या है, अभी भी वक्त की बात हो रही है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो अभी क्या है, अभी भी वक्त काल की बात हो रही है, समय की बात हो रही है। बाद में, मैं बाद में पढ़ाऊंगी, तो बाद में क्या है, ये भी वक्त की बात हो रही है, काल की बात हो रही है। अब चाहे दोपहर की बात हो, रात की बात हो, अभी की बात हो या बाद की बात हो, सुबह दोपहर रात शाम कभी की भी बात हो, ये सब क्या है, ये वक्त है, ये काल की बात हो रही है, समय की बात हो रही है। तो आप कैसे पहचानेंगे, जब आपको किसी कार्य में कब का उत्तर मिले, कब का उत्तर मिल जाए आपको, यानी कि कब, अभी अभी गई, सुबह उठा, यानी कब उठा, सुबह उठा, कब गया, दोपहर में गया, रात में, तो जब आपको कब का उत्तर मिलता है, वक्त, कब का उत्तर मिलता है, वक्त की बात हो रही हो, कब का उत्तर मिलता है, तो वहां पर आपका अपने आप ही कालवाचक क्रिया विशेषण आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, आप पहचान सकते हैं जब कब का प्रश्न कीजिए, कब का आपको उत्तर मिल जाए अगर उस वाक्य में, उस क्रिया में, तो आपका अपने आप ही कालवाचक क्रिया विशेषण आ जाता है। अब दूसरा भेद देखेंगे, दूसरा भेद है हमारा स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बात हो रही है। वे शब्द जो किसी क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं। जब कोई भी क्रिया किसी स्थान से जुड़ी हो, किसी स्थान पर घटित हो रही हो, वहां पर किसी जगह का उल्लेख हो जाए, जगह की बात हो जाए, जगह का वर्णन हो जाए अगर उस क्रिया में, तो वो क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया हो जाता है। जैसे जैसे राकेश बाहर खेल रहा है, तो हमारा बाहर क्या है, स्थान की बात हो रही है, कहाँ पर खेल रहा है, बाहर, यहाँ पे स्थान के बारे में बताया जा रहा है। अब जैसे मधु ऊपर छत पर बैठी है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है,
ऊपर छत पर, ये भी स्थान के बारे में बता रहा है कि ऊपर छत की बात हो रही है, ठीक है। अब जैसे दूसरा उदाहरण ले लीजिए, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, यानी कि घर के बाहर, स्थान की बात हो रही है। मोहन भीतर कमरे में है, कहाँ पर बता रहा है, स्थान के बारे में हमें पता चल रहा है, कहाँ पर, भीतर कमरे में, ठीक है। अब चाहे बात हो रही है वो मेरे आगे है, वो मेरे पीछे है, वो भी स्थान है कि हाँ वो मेरे आगे खड़ी है या वो मेरे पीछे खड़ी है, वो भी स्थान के बारे में बता रहा है। तो जब आपको किसी कार्य में, किसी कार्य वाक्य में कहाँ का उत्तर मिले, कहाँ का उत्तर मिले, तो आप समझ जाइए वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण की ही बात हो रही है। जैसे ऊपर स्थान की बात हो रही है, कहाँ बैठी है, ऊपर छत पर बैठी है, कहाँ खेल रहा है, बाहर खेल रहा है। तो जब आपको किसी वाक्य में क्रिया विशेषण वाक्य में आपको जब आपको कहाँ का उत्तर मिलता है, तो आप समझ जाइए वो उसमें उसके स्थानवाचक क्रिया विशेषण की ही बात हो रही है, ठीक है। तो हम अपने तीसरे भेद की तरफ चलते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, वे शब्द, परिमाण आपने पढ़ा हुआ है, नाप तौल की जब बात होती है, ठीक है। वे शब्द जो किसी क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं। जब आपको किसी क्रिया की मात्रा का बोध का पता चले तो वो हमारा क्या होता है, क्रिया की मात्रा का बोध का पता चलता है आपको, तो वो क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, जैसे मनु कम खाता है। कम क्या है, हमारा परिमाण है, बता रहा है कितना कम खाता है। आकाश ज्यादा खाता है, तो ज्यादा क्या है, वो भी परिमाण है, ठीक है। और ऐसे इस तरह के वर्ड आ जाते हैं आपके, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा। जब आपकी इस तरह के वर्ड आ जाए कि वह थोड़ा खाती, वह बहुत खाती है, वह कम खेलती है, वह ज़्यादा खेलती है, जिस तरह के भी इस तरह के वाक्य आपके जब आ जाते हैं, तो वो आपके परिमाण में इस तरह के शब्द आते हैं, ठीक है। तो जब आपको कितना, कितनी और कितने का उत्तर मिले, कितना, कितनी, कितने का उत्तर मिले, तो वहां पर आपका अपने आप ही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आता है। जब किसी क्रिया में कितना, कितनी, कितने का उत्तर मिल जाए आपको, तो वो जब क्रिया की विशेषता आपको पता चल रही है परिमाण से, तब आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आ जाता है। अब हम चलते हैं, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चौथे भेद की तरफ चलते हैं हम। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है कि वे शब्द जो किसी कार्य को करने के ढंग या तरीके का बोध कराते हैं। जब आप किसी कार्य के करने का, जब आपके किसी, जिस वाक्य से किसी कार्य के करने का ढंग पता चले, तरीका पता चले जिस वाक्य में, ठीक है, कि आप इस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं या इस ढंग से ये कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर आपका आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि वे शब्द जो किसी कार्य को करने के ढंग या तरीके का बोध कराए, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं हम, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मैं बार बार इसलिए आपको बोलकर समझाती हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से ये घुस जाए, बैठ जाए चीज़ें, ठीक है, ताकि आप भूले ना, ठीक है। और आप वीडियो रोक कर या पॉज करके भी आप ये वाक्य या परिभाषाएं लिख सकते हैं, ठीक है। तो उदाहरण देख लेते हैं, जैसे छोटी बिल्ली धीरे धीरे चलती है,
या ये लिख लीजिए कि मोहन धीरे धीरे चलता है। अब देखिए ये का चलता है तो हमारा क्रिया है ही, लेकिन चलने का ढंग क्या बता रहा है? चलने का ढंग क्या है? धीरे धीरे है। ठीक है, तो ये ढंग के बारे में बात होती है रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। अब जैसे दूसरा देख लीजिए, बच्चा तेज दौड़ता है। तो तेज दौड़ता है यानी कि ये तो हमारी क्रिया है। अब क्रिया के बारे में बता रहा है कि कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर रीति यानी कि ढंग बता रहा है दौड़ने का ढंग बता रहा है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। ठीक है, या आप दूसरा वाक्य ले लीजिए, मैं धीरे धीरे दौड़ती हूँ। तो मैं कैसे दौड़ती हूँ? धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पर एक आप नोट कर सकते हैं कि जब आपको कैसे का उत्तर मिल जाए, कैसे कोई कार्य कैसे हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाता है, तो वो क्या हो जाता है? हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने क्या है कि अव्यय में से 4 भेद में से अभी हमने क्रिया विशेषण के बारे में आज पढ़ा। ठीक है, तो अगली कक्षाओं में हम संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयवादी बोधक को समझेंगे, प्रयास करेंगे समझने का। ठीक है, और आपको समझाने का। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, हमारे चैनल को। तो आपके सहयोग बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।